Good afternoon once again to all of you. My name is Pankaj Kanpuri. In this video, we are going to continue our chapter from the topic soil. So, in this particular slide, you can see there is one diagram of a soil. तो ये एक soil का diagram है जिसमें आपको layers of soil देख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे सबसे ऊपर वाला देखिए, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस या ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो सबसे ऊपर की जो मिट्टी होती है ना, उसमें क्या होता है, ह्यूमस मतलब कुछ फर्टिलिटी के कुछ उसमें एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब उपजाऊ मिट्टी ऊपर होती है, वेजिटेशन यहाँ पर उगता है। सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। उसके बाद जो सेकंड लेयर है ना, उसमें थोड़ी सी क्या होता है, सैंड मिट्टी होती है, सिल्ट मतलब कुछ कंकर वगैरह है ना, क्ले चिकनी मिट्टी होती है। वेदर्ड रॉक मटेरियल ये थर्ड लेयर होती है ना, वेदर्ड रॉक मटेरियल। अब वेदर्ड रॉक मटेरियल क्या होता है, बेसिकली ये पेरेंट रॉक के बाद जो रॉक बनते हैं उससे वेदर्ड मतलब किसी न किसी प्रोसेस से वो वेदर मतलब टूट जाते हैं ना। और ये दो तरह से होता है, या तो हॉट और कोल्ड टेम्परेचर के कारण होता है, और उसके साथ ही साथ रेनफॉल या विंड या वाटर के एक्शन से भी रॉक वेदर्ड होते हैं, ठीक है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। क्या आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस है, ये अगर आपको 1 सेंटीमीटर मिट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको हज़ार कम से कम 100 साल तक वेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये जो प्रोसेस स्लो होती है और इसको वेदरिंग या इरोजन की प्रोसेस से ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस नेचुरली होती है। अब यहाँ पर देखिए कि उसके कुछ फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे सॉइल, तो उसमें पेरेंट रॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब सॉइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो पेरेंट रॉक जो होता है वो क्या करता है सॉइल में, ही डिटरमाइंस द कलर। पेरेंट रॉक उसको कलर देता है, जिस तरह का पेरेंट रॉक होगा मिट्टी भी उसी कलर की होगी, ठीक है। टेक्सचर मतलब उसमें उतना ही दरदरापन रहेगा, वैसे ही उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, मिनरल्स भी उसमें उसी तरह के होंगे, ठीक है। और उसमें भी और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो पेरेंट रॉक से आप ये ध्यान रखिए कि आपको कलर या टेक्सचर पेरेंट रॉक से मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लाइमेट भी है कि तो टेम्परेचर और रेनफॉल है तो क्या करता है, वेदरिंग या ह्यूमस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब हॉट, जैसे सपोज करो एक रॉक है, उस पर मतलब हमारे पास दो तरह के पीरियड्स होते हैं, डे पीरियड और नाइट, ठीक है। तो दिन में सनलाइट के कारण जो रॉक है या चट्टान है वो गर्म हो जाती है, रात को, ठीक है, वही चट्टान ठंडी हो जाती है। तो ये प्रोसेस है ना कंटिन्यू चलती रहती है ना, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम। तो एक टाइम ऐसा आता है कि रॉक में ना क्रैक पड़ने लग जाते हैं, और जब क्रैक पड़ने लग जाते हैं मतलब क्या है, उसका बाइंडिंग एजेंट लूज हो गए हैं, ठीक है। उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, ठीक है। तो अब जैसे ही उस पर अगर उस पर्टिकुलर रॉक पे पानी या हवा जब अपना प्रेशर डालती है तो वेदरिंग या इरोजन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वही रॉक आगे चल के क्या है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाता है, और वही क्या है फ्यूचर में आपको एक तरह से सॉइल का रूप ले लेता है वो, ठीक है। अब टाइम टाइम से क्या होता है कि सॉइल हमें, जैसे मैंने आपको कहा ना कि 1 सेंटीमीटर सॉइल के लिए हमें कम से कम 100 से 1000 साल तक वेट करना पड़ता है। तो टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फ्लोरा फाउना मतलब जितना ज़्यादा, फ्लोरा या फाउना मतलब प्लांट या एनिमल स्पीशीज जितने ज़्यादा डिकम्पोज होंगे और जितने ज़्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको फर्टाइल लैंड मिलेगी, ठीक है। रिलीफ, अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, है ना। अल्टीट्यूड और स्लोप भी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल कितना एक्यूमुलेट मतलब उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। जैसे पहाड़ों पे आपको मिट्टी अलग तरह से मिलेगी, प्लेन एरिया में अलग तरह से मिलेगी, प्लेट्यूज में अलग तरह से मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ रिलीफ फैक्टर है ना, मतलब हाइट और स्लो फैक्टर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ना सॉइल फॉर्मेशन में। Degradation of soil, soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource। तो जो soil erosion है या depletion मतलब एक तरह से
जो सॉइल डिक्रीज होती है उसके सबसे बड़े मेजर थ्रेट्स क्या हैं, या तो सॉइल इरोजन और डिप्लीशन। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो हमेशा मान सकते हैं कि एक तरह से ह्यूमन फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए, और नेचुरल फैक्टर भी। तो ह्यूमन कैसे, हम ही लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम ही लोग एनिमल्स को कहीं पे भी ओवर ग्रेजिंग चरने के लिए छोड़ देते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर लैंड को सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हम फॉरेस्ट क्लीन कर देते हैं, सेटलमेंट को सेटअप करने के लिए हम लोग फॉरेस्टेड एरियाज को क्लीन कर देते हैं। तो यही रीजन है जिसके कारण सॉइल डिग्रेड होती है ना, मतलब वो डिक्रीज होती जाती है। फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, मतलब है ना पेड़ वगैरह काटना, ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मैदान में चरने के लिए छोड़ देना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, रेन वॉश बारिश में मिट्टी का बह के निकल जाना, लैंडस्लाइड है ना, लैंड जिसको हम भूस्खलन बोलते हैं, पहाड़ों पे बारिश में पहाड़ों से मिट्टी का फिसलना, फ्लड्स बाढ़ का आना। तो ये कुछ रीज़न है जो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, है ना। कंजर्वेशन मेजर्स है। अब मिट्टी को बहने से बचाने के लिए या लेस अमाउंट में सॉइल डिग्रेड हो तो उसके लिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं, जैसे मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लॉइंग और शेल्टर बेड्स। तो मल्चिंग क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ a लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो आपने देखा होगा मल्चिंग एक प्रोसेस होती है, जैसे आपने देखा होगा ना किसान वगैरह आजकल क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में एक पॉलीथीन ये एक पन्नी बिछा देते हैं, और उसमें क्या है एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में क्या करते हैं उसमें होल कर देते हैं, उसमें से एक प्लांट निकलता है, और उस मल्चिंग के आसपास क्या कर देते हैं, किसी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल या चारा या लकड़ी का कुछ भी भूसा वगैरह डाल देते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप उसे पानी देते हो ना तो पानी धीरे धीरे इवापोरेट होता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे इवापोरेट होता है तो क्या होता है, मतलब जितने ज़्यादा या जितने कम स्पीड से पानी इवापोरेट होगा सॉइल में मॉइस्चर उतनी देर तक बना रहेगा, तो इसको मल्चिंग बोलते हैं। काउंटर बैरियर्स, स्टोन ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो स्टोन ग्रास या सॉइल की हेल्प से आप क्या करते हैं, एक तरह से बैरियर बना देते हो काउंटर्स पे, ठीक है ना। और उन काउंटर्स के आसपास क्या करते हो, ट्रेंचेस बना देते हो, ठीक है, जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है। अब ये जितने भी मेजर्स है इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, है ना। तो उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। रॉक डैम्स क्या मतलब, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, नदियों में रॉक डैम बना देते हैं, फिर उसमें क्या कर देते हैं, एक तरह से गेट वगैरह लगा देते हैं। तो जब उसमें पानी बिल्कुल कम अमाउंट में रहता है तब तो ठीक है, लेकिन जब पानी उसमें भरा जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन तो हम क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर 2 या 3 उसमें से हम क्या करते हैं, गेट्स वगैरह हम ओपन कर देते हैं, उसमें से पानी धीरे धीरे बह के निकला करता है। तो इससे क्या होता है कि बाढ़ आने का खतरा भी कम हो जाता है, और सॉइल जो डिग्रेडेशन है ना, उसके चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं। टेरेस फार्मिंग, these are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops, they can reduce surface runoff and soil erosion। पहाड़ों को काट के हम एक स्टेप्स का रूप दे देते हैं, मतलब पेड़ी का रूप दे देते हैं, और फ्लैट सरफेस पे हम क्या करते हैं, किसी न किसी तरह का वेजिटेशन उगा देते हैं। अब क्या होगा, जब भी उसमें हम पानी देंगे सबसे पीक पॉइंट पे, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, स्टेप से धीरे धीरे एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे बहेगा। इससे क्या होगा, मिट्टी भी कम बहेगी, और एक ही पानी का फ्लो भी कम होगा, पानी का फ्लो कम होगा तो मिट्टी भी कम से कम बहेगी, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक स्टेप से दूसरी स्टेप से पानी उतरता जाएगा, जिसके कारण मिट्टी भी कम से कम डिग्रेड होगी। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे अल्टरनेट रो में अलग अलग तरह का वेजिटेशन ग्रो करना, मतलब एक लाइन में किसी और तरह की क्रॉप है, फिर दूसरी लाइन में किसी और तरह की क्रॉप है, ठीक है। तो एक ही खेत में 1 बाय 1, है ना, एक रो में अलग क्रॉप, दूसरी रो में अलग, फिर तीसरी रो में अलग। तो इस तरह के अलग अलग वेरिएशन की, मतलब 2 तरह की क्रॉप को आप अल्टरनेट रो में आप ग्रो कर सकते हो, ठीक। इससे क्या होगा कि डिग्रेड कम होगा, ठीक है। एक फसल ऐसी लगाओ जिसमें मॉइस्चर बहुत देर तक बना रहे, एक फसल ऐसी लगाओ जो
जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा लगे, लेकिन उसका जो पास वाली क्रॉप है वो उससे मॉइस्चर को ले लेगा। काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। हिल स्लोप में क्या करते हैं, हम काउंटर्स बना देते हैं। काउंटर्स मतलब एक तरह की लाइन होती है, मतलब दो वेजिटेशन के बीच में सेम अमाउंट की लाइन होना या और इक्वल विड्थ की होना, इक्वल लेंथ की होना, उसे काउंटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। मतलब एक काउंटर के बाद आपने 3-4 वेजिटेशन लगा दिए, फिर दूसरा काउंटर बनाया, तो जो पहला और दूसरा जो काउंटर रहेगा वो इक्वल लेंथ का और विड्थ का होना चाहिए। शेल्टर बेल्ट, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। अब क्या होता है, कभी कभी किसी की क्रॉप या किसी का खेत इसी जगह पे होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, और ऐसा स्पेशली कौन से एरियाज में होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर लैंड पे क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज प्लांट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हवाएं होती है तो वो पेड़ क्या करते हैं, वो विंड मूवमेंट्स को क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्लो कर देते हैं। ठीक है, स्लो कर देते हैं तो क्या होगा, जो किसी भी तरह का अगर हवा से कुछ नुकसान उस एग्रीकल्चर लैंड में उस वेजिटेशन को होता है, तो उन ट्रीज की हेल्प से वो उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें तो आपको तभी समझ में आएगी जब मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो भेजूंगा, तब उसमें आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मल्चिंग है, देखिए यहाँ पर ट्री है और यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ों से क्या करा है, यहाँ पर जैसे कुछ घास है या पत्तियाँ हैं उनको डाल दिया गया है ट्री के आसपास। अब इसमें पानी डालोगे तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होगा। अब यहाँ पर देखिए टेरेस फार्मिंग, इधर पहाड़ दिख रहा है तो वो एक तरह से आपको पेड़ियाँ दिख रही हैं, तो जहाँ जहाँ पेड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या कर दिया गया है, वहाँ पर वेजिटेशन उगा दिया। आप ऊपर से जब भी पानी होगा तो धीरे धीरे बह के आएगा, जिससे क्या होगा, मिट्टी कम से कम बहेगी। काउंटर बैरियर से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, काउंटर प्लोइंग, यहाँ पर देखिए ये भी जो ब्लैक है वो काउंटर से, और जो येलो है वो एक तरह का वेजिटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रॉक डैम, तो यहाँ पर डैम बना के पानी को रोक दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए शेल्टर बेल्ट, मतलब ये जो साइड में बीच में क्या है, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है और उसके साइड में बॉर्डर्स पे क्या कर दिया, बड़े बड़े ट्रीज को प्लांट कर दिया गया है। तो ये मेथड है, तो इससे रिलेटेड जब मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे समझिए कि आप 2 ट्रे लीजिए, ए और बी। टेक 2 ट्रेज ए एंड बी ऑफ द सेम साइज की 2 ट्रे लीजिए, उसको नाम दे दीजिए ए और बी। ठीक है, मेक 6 होल्स इन द एंड ऑफ दिस ट्रेज एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल। अब दोनों ट्रे में के लास्ट में क्या करिए, आप जो बॉटम पोर्शन है वहाँ पर आप होल कर दीजिए ना, 6 या 7 होल कर दीजिए दोनों ट्रे में। ठीक है, और उसको मिट्टी से भर दीजिए। लीव द सॉइल इन अ ट्रे ए बेयर विल ग्रो ग्रास इन ट्रे बी। तो ए ट्रे को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए मिट्टी के साथ, और बी ट्रे में क्या कर दीजिए, कुछ वेजिटेशन, कुछ प्लांट वगैरह लगा दीजिए, है ना। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन द ग्रास इन ट्रे बी हैज ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर्स हाई, प्लेस बोथ द ट्रेज इन सच वे दैट दे आर ऑन अ स्लोप। तो ये मैं आपको टेरेस फार्मिंग या काउंटर प्लोइंग की मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि जिसमें आपने वेजिटेशन लगाया जिस ट्रे में, बी में, आप उसमें पानी डालिए, और ए में, लेकिन इनको थोड़ा सा टिल्ट करके, मतलब थोड़ा एक स्लोप में रख दीजिए, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा रख दीजिए। उसके नीचे एक जार रख दीजिए। जार आपको कहाँ रखना है, जहाँ पर आपने होल्स करके रखे, जिस कॉर्नर पे आपने होल करके रखे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप उसमें पानी डालोगे दोनों ट्रे में, तो क्या होगा, ट्रे ए में आप डालोगे पानी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी जार में आएगी। ट्रे बी में डालोगे आप, कम से कम आएगी। तो ऐसा क्यों, तो जो हमने ट्रे बी में जो प्लांट या वेजिटेशन जो उसमें ग्रो करा है, वो क्या करेगा, सॉइल को बाइंड करके रखेगा। तो बस यही रीज़न है कि जितने ज़्यादा हम वेजिटेशन करके रखेंगे, मिट्टी उतनी कम बहेगी। तो ट्रे ए में कोई वेजिटेशन नहीं था, इसलिए मिट्टी ज़्यादा बह गई। ट्रे बी में वेजिटेशन था, इसलिए मिट्टी कम से कम बही। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। तो वाटर हमें 2 एलिमेंट से मिलके बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना, H2 जिसे हम बोलते हैं। डू यू नो, इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज was 3,850 cubic kilometer per year. It soared to more than 6,000 cubic kilometer per year in the year 2000। मतलब 75 तक हमारे वाटर की नीड कितनी थी, 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, जो
2000 तक आते आते कितनी हो गई, 6000, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है। डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेसल्स वेस्टेड 1200 लीटर्स इन अ ईयर। तो जैसे हमारे घर में कोई ना कोई नल टपकता होगा, ठीक है, तो आपने कभी ये नोटिस किया कि एक नल जिससे पानी कंटिन्यूस टपकता रहता है, तो उससे हम साल भर में कम से कम 1200 लीटर पानी वेस्ट कर चुके होते हैं, एक टपकते हुए नल के टैप से, है ना, जो नलका होता है ना, उस टैप, मतलब उसे टैप बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस टैप से हम साल भर में 1200 लीटर पानी वेस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है, और हमें हमारा इस और कोई ध्यान रहता ही नहीं है। वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, मतलब इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब आप सीवेज या ड्रेनेज के पानी को भी पीने लायक बना सकते हैं। आज हमने इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो 3/4 जो हिस्सा है अर्थ का, वो किससे कवर्ड है, वाटर से। इट इज देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इससे इसे वाटर प्लैनेट कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। तो जो हमारे पास ओशियंस है, ठीक है ना, तो मतलब अर्थ पर लाइफ कम से कम 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो पाई थी अर्थ पे, बिकॉज ऑफ दिस वाटर। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, लेकिन हमारे पास फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है, ओनली 2.7%, ठीक है। अब देखिए ये वाटर साइकिल है, मतलब पानी रिन्यू कैसे होता है, मतलब हमें पीने लायक पानी या फ्रेश वाटर कैसे मिलता है। सपोज करो ये ओशन वाटर है, तो क्या होगा, सनलाइट है, सनलाइट कहाँ पे पड़ेगी, अर्थ की हर एक सरफेस पे पड़ेगी, तो वाटर बॉडी पे भी पड़ेगी। वाटर गर्म होगा तो पानी क्या होगा, इवापोरेट होगा, मतलब भाप बन के ऊपर जाएगा। फिर वही भाप कूल डाउन होगी, काय में कन्वर्ट होगी, कंडेंसेशन, मतलब क्लाउड में, ठीक है। फिर वही क्लाउड और ठंडा होगा, तो उससे क्या बरसेगी, प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, ठीक है। अब रेन जो है वापस काय में जाके कलेक्ट होगी, जितने भी वाटर बॉडीज है उसमें, या बह के माउंटेन एरियाज पे अगर पानी गिरता है या बारिश होती है, तो वो पानी बह के कहाँ जाता है, या तो अंडरग्राउंड, कहाँ से जाएगा, ज़मीन के अंदर, थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है चलती रहती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, ठीक है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन, तो यही वाटर साइकिल की प्रोसेस है, ठीक है। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. तो 70% जो पानी है वो किसके फॉर्म में है, जो बर्फ है, कहाँ कहाँ पे, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में, किसके फॉर्म में, वो आइस शीट्स या ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों या चट्टानों के फॉर्म में ये हमारे पास 70% वाटर है। और जो ग्लेशियर का पानी होता है ना, वो काफ़ी फ्रेश होता है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, ये भी हमने देखा। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। उसमें से भी 1% वाटर ऐसा है जो अवेलेबल है और जो ह्यूमन लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए फिट है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज अ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो 1% है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, या तो ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर, सरफेस वाटर या तो किसी न किसी झील में, तालाब में, नदी में, कुएं में, ठीक है। और या तो फिर आपको एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में ये फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, और वाटर अवेलेबिलिटी को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पानी के वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ में पानी की समस्या है या कमी है, जैसे मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो ये जो कंट्रीज़ के नाम है या कॉन्टिनेंट्स के नाम हमने लिए हैं, यहाँ पर पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राउट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ठीक है ना। और जो ऐसी कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन्स में है, वहाँ पर तो पानी की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है ना, इतनी ज़्यादा है कि वो लोग कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है।
Thus, water shortage may be a consequences of variation in seasonal or annual precipitation or the scarcity is caused by the over exploitation and contamination of water sources. तो वाटर सोर्सेस के कम होने के या पानी की कमी होने के क्या क्या रीज़न है? या तो सीजनल रेन, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के आने पे ही बरसात होती है और आजकल तो वो भी नहीं हो रही है, ठीक है ना। या एनुअल प्रेसिपिटेशन, कहीं कहीं पे साल भर में या एक ही बार बारिश होती है और होती भी तो बहुत कम होती है। एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है पानी की कमी का कि हम बहुत ज़्यादा इसका ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, मतलब पानी का बहुत ज़्यादा और गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, है ना। एक बाल्टी पानी में नहाया जा सकता है लेकिन हम 4-4 बाल्टी पानी फेंक देते हैं नहाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण क्या है, पानी की कमी या स्कैर्सिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम पानी को प्रिजर्व या कंजर्व करके रख सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, ठीक है ना। तो साफ या पीने लायक पानी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है जो वर्ल्ड में आज लोग फेस कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। तो क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है, ये जो हमारी सीवरेज लाइन होती है या ड्रेनेज लाइन होती है या एग्रीकल्चर में जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसका जो भी वेस्ट होता है या इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज है ये पानी सब उसी में जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये वहाँ पर ना जाए तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ हमें इसके लिए स्टेप्स लेने होंगे। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो इन वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं और हम किसी न किसी तरीके से उसको पी लेते हैं। कभी कभी हम डायरेक्ट नदी का पानी पी लेते हैं, हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो पानी में हो सकता है कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ वेस्ट हो सकता है। हम वो पानी पी लेते हैं और वही जो सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में चले जाते हैं। और आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा बीमारी जो या डिसीजेज है वो पानी से ही होती है, गंदा पानी पीने से, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी भी गंदी चीज़ को डिस्चार्ज, मतलब किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले हमें उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स, द कैनल्स शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज लूजेस बाय वाटर सीपेज। तो इरिगेशन फील्ड के लिए हमें वाटर यूज़ करते हैं कभी हम सिंचाई के लिए, तो हमें ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर का यूज़ करना चाहिए। द कैनल शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज लूजेस बाय वाटर सीपेज। कैनल्स को भी इस तरह से बनाना चाहिए कि कहीं से वो बीच में क्रैक ना हो, क्योंकि अगर नहर बीच में से अगर क्रैक होती तो पानी कहीं ना कहीं तो वो लूज़ होगा या ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं चला जाएगा और जहाँ जाना चाहिए खेतों में वहाँ वो पानी नहीं पहुँचेगा। Sprinklers effectively irrigated the area by checking water losses through seepage and evaporation। स्प्रिंकलर का यूज़ करना चाहिए जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, जिससे क्या होगा, पानी भी कम यूज़ होगा और हमारे सिंचाई भी अच्छे से हो जाएगी। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। और ऐसी जगह है जहाँ पर ड्राई रीजन हो, जहाँ पर पानी इवेपोरेट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें ड्रिप या ट्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम यूज़ करना चाहिए। जो ड्रिप सिस्टम आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी है, ठीक है। The valuable water resources can therefore be conserved by adopting this means of conservation। तो स्प्रिंकलर या ड्रिप या ट्रिकल या प्रॉपर कैनल सिस्टम या वाटर इरिगेशन सिस्टम को अगर प्रॉपर हम इन्फ्लुएंस करें तो हम पानी की स्कैर्सिटी को रोक काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। Biosphere. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। तो आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि बायोस्फीयर किन 3 डोमेन से मिलकर बनता है, लिथोस्फीयर जिसको हम लैंड बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर जिसको हम वाटर बोलते हैं और एटमॉस्फेयर जिसको हम एयर बोलते हैं। तो इन तीनों डोमेन से मिलकर हमें 4th डोमेन मिलता है, दैट इज बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो ये वही जगह जहाँ पर आपको वेजिटेशन भी मिलेगा, वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी, ह्यूमन लाइफ भी मिलेगी, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसी बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये वो नैरो जोन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इन द बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और यही वो बायोस्फीयर है जहाँ पर
लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है या एक दूसरे पे किसी न किसी तरह से इंटरडिपेंडेंट है ना। मतलब बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो एबायोटिक पे डिपेंड है, और कहीं ना कहीं मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, है ना। तो क्या है, एक तरह से ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना देखा हमने यहाँ तक, बाकी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।